दिसंबर 2018 हुआवे के फाउंडर की बेटी और सीएफओ वेन हेंजो को कनाडा में अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस का फ्रॉड किया था। और इस अरेस्ट के कुछ ही टाइम बाद इन चचा ने कह दिया था कि यूएस की कोई भी कंपनी हुआवे के साथ काम नहीं कर सकती। मतलब नो एंड्रॉइड फॉर हुआवे फोन्स, नो इंटेल चिप्स एंड माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट फॉर हुआवे लैपटॉप्स एंड नो नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स टू एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज इन यूएसए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस कहानी की शुरुआत इस अरेस्ट के साथ हुई थी, बट Huawei, who by the way was the fastest growing smartphone manufacturer. Could Chinese intelligence do the same with Huawei gear? We can't let that happen anymore. इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी 1987 में, जब सिर्फ $5,000 के साथ इस इंसान ने इस कंपनी की शुरुआत करी थी। चाइना को बोला जाता है ना कि वो हमेशा दूसरों की कॉपी करता है। हुआवे वाज द सेम, या मैं कहूं उसी ने इस ट्रेंड की शुरुआत करी थी। 2003 में हुआवे ने यूएस बेस्ड कंपनी सिस्को के राउटर्स, मॉडेम्स और कई आईटी नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स के रिवर्स इंजीनियरिंग करके सिस्को के कई प्रोडक्ट्स को डिट्टो छाप दिया था। इवन कॉपी पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया था कि जो ब्लूप्रिंट सिस्को के पास थे उसके अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, सेम वही मिस्टेक्स हुआवे के ब्लूप्रिंट्स में भी देखने को मिली। और बाद में कह दिया गया दिस वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। खैर, सिस्को वाज नॉट द ओनली कंपनी जिन्होंने उस टाइम पर हुआवे के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी या उनके प्रोडक्ट्स को सीधा सीधा कॉपी किया है। और उस टाइम पर सोशल मीडिया भी नहीं था कि उस मुद्दे को हाईलाइट करा जाए। साथ ही साथ चाइना कुछ ही टाइम पहले भुखमरी की हालत से रिकवर हुआ था, वो दोबारा से उसी टाइम में वापस नहीं जा सकता था। तो उस वक्त गवर्नमेंट का मेन एजेंडा था कि चाइनीज कंपनी ग्रो करे, चाहे रास्ता एथिकल हो या अनएथिकल। तो उन्होंने हुआवे को फंड करना शुरू करा। साथ ही साथ टैक्स रिलैक्सेशन, चाइना के सारे बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हुआवे को मिलने लगे। कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने हुआवे को अपना दामाद बना लिया था। चाहे उस वक्त $1 मिलियन कंपनी को ब्रॉडकास्टिंग करनी हो या फिर एक आम इंसान को 2G नेटवर्क पर किसी से कम्युनिकेट करना हो, बिना हुआवे के चाइना में ये सब कर पाना पॉसिबल नहीं था। और इसी रास्ते पर चलते चलते 1997 से लेकर 2012 तक के अंदर हुआवे ने चाइना को अपनी टेक्नोलॉजी से पूरे तरीके से कवर कर लिया और नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स में अपनी मोनोपोली बना ली। देखो, किसी भी लड़ाई को जीतने के 2 तरीके हैं, या तो खुद स्ट्रांग बनो या फिर सामने वाले को कमजोर करो। चाइना एक साथ ये दोनों ही हथकंडे अपना रहा था। पहला, खुद को मजबूत करना। एक घर के अंदर सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? जिसका उस घर के अंदर कंट्रोल होता है। चाइनीज गवर्नमेंट चाहती थी कि उनके मार्केट पर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन जब तक बाहर की कंपनीज चाइना के अंदर थी, लोगों के पास एक दूसरा अल्टरनेटिव था। तो चाइनीज गवर्नमेंट का लोगों पर डायरेक्ट कंट्रोल पॉसिबल नहीं हो सकता था। सो स्टेप 1, चाइना ने जितनी भी बाहर की कंपनीज थी उनको वहां से हटाना शुरू करा। हुआवे ने जिस कंपनी का डिजाइन और टेक्नोलॉजी चुराई थी, गवर्नमेंट ने उसी सिस्को कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी करके उस कंपनी को चाइना से बाहर निकाल दिया। साथ ही साथ अपने लोगों पर और ज्यादा कंट्रोल के लिए चाइना ने पूरे चाइना के अंदर एक मॉनिटरिंग सिस्टम ला दिया। मैं आपको नीचे एक 42 मिनट की डॉक्यूमेंट्री का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो कि कैसे ये जो कैमरास लगे हुए हैं ये कितना कंट्रोल चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ में देते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? दिसंबर 2021 में एक रिपोर्ट लीक हुई थी जहां पर जो ये सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है उसके डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। एंड गेस व्हाट, इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा पेजेस किस कंपनी के थे? The documents have made shocking revelations. According to them, Huawei not only aided the Chinese state in spying on people, it actively came up with new products to monitor people. हाँ, पता है, ये सर्वेलेंस का काम लोगों की भलाई के लिए करा गया था। कौन कहाँ चोरी कर रहा है, कौन कोई गलत काम कर रहा है, उसको कैसे पकड़ा जा सके, यही उनका मेन काम था। ऐसे क्या देख रहे हो? पूछ लो चाइनीज गवर्नमेंट से। इन दोनों काम के बाद गवर्नमेंट का अपने लोगों पर कंट्रोल बढ़ गया। मतलब घर के अंदर वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। अब बारी थी दूसरों को कमजोर करने की। अब दूसरों को कमजोर करने का सबसे पहला और बेस्ट तरीका क्या है? उनके बारे में जानो। जितना आप उनके बारे में जानोगे, आपको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता जाएगा। और ये दोनों ही इंफॉर्मेशन सामने वाले को कमजोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। इसी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने अपना पूरा दम लगा दिया हुआवे को एक इंटरनेशनल टेक कंपनी स्टैब्लिश करने में। हुआवे को मिलने वाली फंडिंग, प्रोडक्शन में मिलने वाली सब्सिडीज और टैक्स रिलैक्सेशन के चलते हुआवे यूएस और यूके जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर अपने पैर फैलाने लगा। हुआवे के नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स यूएस यूके में मिलने वाली जो टॉप कंपनीज थी उनसे कहीं से भी कम नहीं थे। एंड कॉस्ट वाज जस्ट द फ्रैक्शन ऑफ दोस। अब देखो, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, डिस्काउंट और ऑफर सबको पसंद आता है। और इसी के चलते हुआवे का ये जो ग्रोथ था वो इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल था। और अगर आपने किसी देश के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर अपना कब्जा कर लिया ना, तो उनकी इंफॉर्मेशन को अपने सर्वर तक लाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, या इजी हो गया था, ये मैं नहीं कह रहा। As a matter of Chinese law, the Chinese government can rightfully demand access to data flowing through Huawei and ZTE systems. अब हुआवे को और अंदर तक घुसना था, क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगी, लेकिन यहाँ तक कैसे आएगी, और वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम। और इसका बेस्ट तरीका है
कुछ ही सालों में चाइना की इस कंपनी ने इन बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया था। ऐसा कंपटीशन होने के बाद स्मार्टफोन शिपमेंट पर ग्लोबल लेवल पर नंबर 1 पर आना वॉज नॉट अ जोक। खैर ध्यान ये रहे कि ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था कि आपके दिमाग में ये आए कि हुआवे ने फ्री में ही फोन देना क्यों नहीं शुरू कर दिया, या कंपटीशन को बिल्कुल जड़ से ही खत्म करना क्यों नहीं शुरू कर दिया। तो पहली बात, कोई भी नई कंपनी आती है वो इन कंपनीज को इवन हिला भी नहीं सकती। हाँ, 1-2 क्वार्टर में उनसे आगे निकल सकती है, लेकिन ये कंपनीज अपने आप में बहुत बड़ी हैं। तो पहला रीजन तो ये है। दूसरी बात, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है। दूसरे लोग बेवकूफ नहीं है। इस कंपनी को ये दिखाना है कि वो एक नॉर्मल कंपनी है। वहां पर भी घोटाले होते हैं, वहां पर भी कंपटीशन की वजह से दिक्कतें आती हैं, वहां पर भी जो शॉर्टेज है उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम्स आती है, ताकि ये जो स्पाइंग का काम है वो लॉन्ग टर्म चलता रह सके। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां पर 4G नेटवर्क बिना हुआवे और ZTE के इक्विपमेंट्स के बिना लगाया गया हो। अब जानकारी लेकर तो सामने वाले को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उससे उनका कोई सामान भी ले लो तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि Xiaomi, हुआवे, ओप्पो जैसी कंपनीज को इलीगल तरीके से टैक्स चुराते हुए पकड़ा गया। ये सारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा था? चाइना के पास। अब हाँ, ये पैसा चाइना के लिए चिल्लर से ज्यादा नहीं था, लेकिन यहाँ पर मुद्दा खुद कमाने का नहीं था, मुद्दा था सामने वाले से छीनने का। अब अभी के लिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो अभी का जो CEO है वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में शायद किसी को ये चीज गलत लगे, किसी को अनएथिकल लगे, वो शायद आगे चलकर चाइना के इस प्लान को बेकार कर सकता है। इसी बात के तो पैसे हैं। चलो देखते हैं कि हुआवे को ओन कौन करता है। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स को ओन करते हैं उनके एम्प्लॉइज। दूसरे देशों के अंदर क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर पैसा डालते हो, या इवन कई कंपनीज में ऐसा भी होता है कि अगर आप उस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उसके बदले आपको उस कंपनी के कुछ शेयर्स भी दिए जाते हैं। ये बेसिकली कंपनी का रिटेन पॉलिसी होती है ताकि हमारा एम्प्लॉय हमें छोड़कर न चला जाए। तो उस शेयर्स का मतलब क्या होता है? मतलब आपकी उस कंपनी के अंदर कुछ हिस्सेदारी होती है। उस हिस्सेदारी को हम कहते हैं इक्विटी। ये होता है नॉर्मल देश में। चाइना में ऐसा कैसे हो जाएगा? चाइना के अंदर हुआवे को जो भी ज्वाइन करता है उसको इक्विटी नहीं मिलती, उसको मिलती है सिंथेटिक इक्विटी। है ये इक्विटी ही विद लॉट्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब ये सारे शेयर्स आप किसी को बेच नहीं सकते या ट्रांसफर नहीं कर सकते। बेच सकते हो, लेकिन फिर आपको सारे के सारे शेयर्स एक साथ बेचने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 10 शेयर हैं आप 5 शेयर बेच दो, वो भी तब जब कोई खरीदने वाला अवेलेबल हो। अगर कोई खरीदने वाला नहीं है तो आप बेच नहीं सकते, कंपनी को छोड़ नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम थी, जहां पर अगर आप हुआवे के साथ जुड़ते हो तो आपको उसकी इक्विटी मिलेगी। कंपनी अगर ग्रो करती है तो आपको थोड़ा पैसा मिलता जाएगा। ये था रिकॉर्ड्स के लिए। अब हम घुसते हैं अंदर। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हुआवे को ओन कौन करता है, सवाल ये होना चाहिए कि हुआवे को कंट्रोल कौन करता है। हुआवे टेक्नोलॉजीज के सारे शेयर्स हुआवे इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स के पास है, और उसका 1.14% शेयर हुआवे के CEO और बाकी का हिस्सा यूनियंस के पास है, मतलब उनके एम्प्लॉइज के। तो टेक्निकली ये कंपनी इनकी हुई, लेकिन इन्हें कौन ओन करता है? इनके ट्रेड यूनियंस। और उन्हें कौन ओन करता है? उनके ऊपर के सुपरवाइजर्स। और इसी हायरार्की में ऊपर चलते चलते टॉप पर है चेयरमैन ऑफ ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, और ये कोई और नहीं, चाइना की राजगद्दी पर बैठने वाला है। मतलब ये पूरा खेल खेला ही ऐसा गया है कि चाहे CEO बदलता रहे, लेकिन एट द एंड जो कंट्रोल रहेगा वो चाइनीज गवर्नमेंट के पास रहेगा। अब दिमाग में आएगा कि भाई चाइना को ये सारा खेल खेलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सो ऑल दिस सर्वेलेंस पॉलिसी इज कॉल्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल सिल्क रोड। और इसी रास्ते पर चलकर चाइना 2049 तक दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसके कुछ और सबूत आपको दिखाते हैं। चाइना डेवलपिंग कंट्रीज की बहुत तरीके से मदद करता रहता है। हाँ, बाद में वो उसकी मार लेता है, लेकिन मदद करता है। सेम इसी तरह चाइना ने अफ्रीका में $200 मिलियन का एक अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर बनाया, और 2018 में एक अननोन इंसान को वहां पर पकड़ा जाता है। क्या करते हुए? वहां के इंफॉर्मेशन को चाइनीज सर्वर तक कनेक्ट करने के लिए। उस पूरी बिल्डिंग की जो नेटवर्किंग का काम था वो हुआवे ने करा था। और एक रिपोर्ट बताती है कि वो सारे के सारे मॉडेम्स के अंदर जो बैक गेट था उसको खोल के रखा गया था। मतलब वो डिजाइन ही ऐसे थे कि वहां से इंफॉर्मेशन को कहीं भी दूसरी जगह भेजा जा सकता था। अब हुआवे को देखा जाए तो उसका सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, तो उसे अलग छोड़ दो, लेकिन दूसरी कंपनीज भी तो हैं, इन्हें भी तो किसी वजह से बैन करा गया है। अगर आपको लगता है कि PUBG को इस वजह से बैन करा गया कि वो यूथ को खराब कर रहा था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बैन हो सकती हैं, लेकिन उसके बैन होने का मेन मकसद था सिक्योरिटी। इवन टेंसेंट इंडिया के अंदर बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही थी। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि बाहर से आ रहे इन्वेस्टमेंट को वो मना कर दे, लेकिन इन कंपनीज के साथ कुछ तो ऐसा फिशी चल ही रहा है ना कि गवर्नमेंट ने इन्हें बैन कर दिया। चाइना में ये सब हो रहा है, किसी ने भी पहले आवाज नहीं उठाई।
ऑफ कोर्स उठाई है। रेंग जिकियांग, एक बिजनेसमैन जिन्होंने जी जिनपिंग को एक क्लाउन बोल दिया था, वो अचानक से गायब हो जाते हैं और काफी टाइम बाद वो एक चाइनीज कोर्ट के अंदर दिखाई देते हैं, जहां पर करप्शन की वजह से उन्हें 18 साल की जेल हो जाती है। श्याओ जियानहुआ, चाइनीज कनेडियन बिलियनियर, ये चाइनीज गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, लेकिन शायद किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने गवर्नमेंट से अपना लेना देना बंद कर दिया। ये भी गायब हो जाते हैं और अभी अगस्त 2022 के अंदर इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर इन्हें 13 साल की सजा हो जाती है। और अभी कुछ टाइम पहले का भी आपको याद होगा, अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, Mystery now surrounding tech tycoon Jack Ma. The billionaire founder of China's giant online retailer Alibaba has not been seen in public since October when he blasted Chinese regulators in a speech that drew fire from China's leaders. शुक्र की बात है कि वो किसी कोर्ट के अंदर हमें देखने को नहीं मिले। चाइना में अगर आपको एक बहुत अमीर आदमी बनकर रहना है तो आपको इस छत्र छाया में रहना ही पड़ेगा। और मेरा यहाँ हुआवे को मोस्ट एविल कंपनी कहने का मतलब ये है कि ये एक इंडिविजुअल कंपनी नहीं है, एक गवर्नमेंट इसे अपने वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है। अब आपका सवाल कि इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, लिटरली आपका डेटा जा रहा है, आपको कुछ पर्सनलाइज एड्स दिखाई जाएंगी और इससे ज्यादा आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वही डेटा पूरे यूपी का बन जाता है या पूरी कंट्री का बन जाता है, तब वो डेटा का इस्तेमाल करके इंडिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और एक देश को किसी भी तरीके का अगर नुकसान होता है तो उससे उसकी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। इकोनॉमी मतलब पैसे पर, और जैसे ही देश के पैसे पर असर पड़ेगा मतलब आपकी जेब पर असर पड़ेगा। तो हाँ, आपका डेटा जा रहा है, इससे आपको डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली फर्क पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, जिनके पास ज्यादा डेटा है उनके पास ज्यादा कंट्रोल है, और किसी भी एक एंटिटी के पास अगर ज्यादा कंट्रोल आ जाता है, With the click of a button, you can bring down nations to their knees very rapidly if you so desire and if you're willing to take the risks, because every system can be hacked. और चाइना के इंटेंशंस का हम सबको बहुत अच्छे से पता है।